हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया बिल्कुल है ना। तो हम किरण प्रकाशी की शुरू कर चुके हैं और हमने कल प्रकाशी की देखी थी। किरण प्रकाशी की में परावर्तन शुरू कर दिया था और परावर्तन में हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे थे। परावर्तन में हम किसकी बात कर रहे थे? गोलीय दर्पण की। फिर एक पॉइंट आया था फोकस। तो वो फोकस वाला पॉइंट मैंने कहा था आपको कि मैं बताऊंगा। तो आज हम गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है वो देखते हैं। फिर हम देखेंगे ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अभी पहले हम क्या देखते हैं? फोकस देखते हैं। फिर हम क्या देखेंगे? ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो पहले हमने देखा क्या? फोकस। पहले तो फोकस की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। फोकस कहते किसे हैं? पहले तो हमें यह बताइए, फोकस हम कहते किसे हैं? तो फोकस होता क्या है और कहते क्या है, कैसे हम डिफाइन करते हैं फोकस को? फोकस की डेफिनेशन ध्यान से सुनो। फोकस का मतलब अभिसरित करना, फोकसित करना। फोकस का सीधा सा मतलब क्या है? फोकसित करना। ठीक है, तो डेफिनेशन ध्यान से सुनो फोकस की। फोकस क्या होता है? ये हमने बनाया था कौन सा? अवतल दर्पण। ये हमने बनाया था कौन सा? देखो उल्टा बना रहा हूं बस थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने दर्पण बनाया था उत्तल वाला दर्पण, वो ऐसे बनाया था। प्रकाश की किरणें इधर से आ रही थी, मैं प्रकाश की किरणें इधर से ही ले रहा हूं। मैंने क्या किया? बस पलट दिया। अब इसका सेंटर यहां पे सी था, इसको गोले को पूरा करते हैं, सेंटर देखते हैं। गोले को पूरा करेंगे, सेंटर देखेंगे, तो सी कहां पे आएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे कहीं पे आएगा। इसका सेंटर कहां आएगा? यहां कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो फोकस की डेफिनेशन सुनो थोड़ा, फिर हम बात करेंगे आगे कि फोकस की वैल्यू कितनी होती है, r/2 होती है या फिर कुछ और होती है। डेफिनेशन पहले ध्यान से एक बार सुन लो फोकस की। फोकस की डेफिनेशन क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर। फोकस और फोकस तल भी बताऊंगा मैं। मुख्य अक्ष के समानांतर लिख लो। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है। देखो कैसे, जैसे ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ गई। ये दो किरणें मैंने ले ली मुख्य अक्ष के समानांतर। ये दो किरणें हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ले ली है। अब बताओ रे डायग्राम कैसे बनाऊंगा मैं? किरण आरेख कैसे बनाऊंगा? इस बिंदु पर अभिलंब खींचूंगा ना, है ना? बोलाओ, इस बिंदु पर क्या अभिलंब खींचूंगा ना? तो इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या यही होगा? और इस बिंदु पर भी अभिलंब खींचा गया क्या ये होगा? तो बताओ आपतन कोण क्या हो गया? क्या यही हो गया आपतन कोण दोनों केस में? अब परावर्तन कोण जो होगा वो ऐसे आएगी ना किरणें। देखो ये किरणें कैसे आ गई? ऐसे आ गई। बात समझ में भी आ गई ना? ये अब इधर भी देखो, ये दो किरणें आई ऐसे, एक ये एक ये। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब कैसे खींचेंगे? ऐसे। बताओ आपतन कोण कितना हुआ? यही है ना? आपतन कोण यही है ना? तो परावर्तन कोण ऐसे ही चली गई ना किरणें। यहां पे भी सेम अभिलंब खींच दिया, आपतन कोण आ गया। अब परावर्तन देखो क्या ऐसे ही हो गया। इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से सुनना। डेफिनेशन क्या होती है फोकस की? जब मुख्य अक्ष के समानांतर
किरणें दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, देखो अभिसरित मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, वे जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, देखो अभिसरित हो गई, या फिर जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती है। अपसरित होना मतलब फैलती हुई दिखाई देना, देखो इस वाली बिंदु से फैलती हुई दिखाई दे रही है कि किन्ने दोनों, वह बिंदु फोकस कहलाता है। क्या हुआ, वापस से ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या कहा ध्यान से सुनो, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। वह बिंदु फोकस कहलाता है। बात समझ में आ गई, हाँ है ना। ये डेफिनेशन हुई बेटा फोकस की, ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना। और एनसीईआरटी में फोकस की डेफिनेशन के साथ साथ ही फोकस प्रूव भी कर रखा है, फोकस को प्रूफ बता रखा है। तो हम भी थोड़ा सा ज्यादा हम देख लेंगे, ताकि क्वेश्चन इधर उधर हुआ और हम वहां पे फंसेंगे नहीं, बिल्कुल करके आएंगे। क्योंकि दो चीजें मैंने बोली थी, दो वर्ड्स वहां पे लिखे हुए हैं, उन दो वर्ड्स में क्या छुपा हुआ है वो यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, वो यहां पे हम देखेंगे। तो हमने क्या कहा, फोकस की परिभाषा वापस से सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर अभिसरित होती है अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती है, वह बिंदु फोकस कहलाता है। वह बिंदु फोकस कहलाता है। और एक डेफिनेशन और सुन लो फोकस तल की। फोकस तल कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखो ये तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आई है, अब मैं समांतर ले रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ले रहा, ध्यान से देखना। ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई इस पर, समानांतर प्रकाश की किरणें इस तरह से, तो ये किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होगी, ये किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होगी वो तल फोकस तल कहलाएगा। समझ रहे हो फोकस तल का मतलब, फोकस तल का मतलब समझ रहे हो, ये बिंदु फोकस बिंदु है ना, ये बिंदु फोकस बिंदु है, तो इस बिंदु से गुजरने वाला ये तल, ये इस बिंदु से गुजरने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत, ये वाला तल क्या होता है, फोकस कहलाता है। अब यदि किरणें देखो, अब यदि किरणें हमारे पास अब मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं आती लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, तो इनका प्रतिच्छेदन यहां पे हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, तो ये फोकस तल है और ये फोकस है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है या अभिसरित होती है और या फिर जिस बिंदु से अपसरित होती हुई दिखाई देती है, वह बिंदु क्या कहलाता है बेटा, फोकस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना, हाँ या ना, अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट से। अब हम बात करेंगे फोकस की। फोकस की मतलब फोकस की वैल्यू क्या होती है उसकी, चलो देखो ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ी डेरिवेशन है ही नहीं, बहुत सिंपल सी है, 2 लाइन की डेरिवेशन है।
2 लाइन की, ठीक है। बस फोकस माना एक प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई h ऊंचाई पर, इस प्रकार आपतित हुई कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, ठीक है। ये सेंटर है। अब मैं बात करता हूं किसकी, देखो परावर्तन की, परावर्तन करवा दो। ये मैंने अभिलंब बना दिया, इस बिंदु पर खींच दिया थीटा कोण पर, और ये परावर्तित किरण किधर आ गई, इधर आ गई थीटा कोण पर। तो ये इस बिंदु पर अभिसरित हुई, तो ये फोकस कहलाया। और फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इस तरह से इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, फोकस दूरी कह दिया। इसको हमने क्या कह दिया, फोकस दूरी कह दिया। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, मैंने क्या किया, मैंने, अच्छा ये तो आर होता ही है मेरे पास, यहां से यहां तक की दूरी, और ये भी आर है ही, रेडियस है ना, यहां से यहां तक किया, ये त्रिज्या ही तो है ना गोले की यार, ये तो गोले की त्रिज्या ही तो है। तो ये दूरी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक आर हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से लंब समद्वि भाजक यहां पे डाल दिया, यहां से इस बिंदु से, इस बिंदु से मैंने क्या डाल दिया बेटा, लंब समद्वि भाजक। ये मतलब ये दूरी कितनी हो गई, r बटा 2, ये तो होता है लंब समद्वि भाजक का मतलब। और ये देखो थीटा है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना हो गया, थीटा, और ये कितना है, x। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो हम निकालते हैं फोकस का मान क्या होगा। देखो इस वाले त्रिभुज में, देखो ध्यान से, कौन से त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से, कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, ये, आधार कौन सा है, ये, और कर्ण को क्या है, ये है ना, सही है। इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो, आधार बटा कर्ण क्या हो गया, आधार बटा कर्ण r बटे 2x बराबर cos थीटा। और इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में, समझ में आ गया ये त्रिभुज, हाँ है ना, ठीक है। देखो लंब बटे कर्ण, ये कौन है, तो ये कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, h बटे आर। डेरिवेशन हमें याद नहीं रखनी, केवल मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको कैसे डेराइव कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला जो बताऊंगा वो आपको याद रखनी है, वो जो मैं महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा 2, वो आपको याद रखना है बस। जो मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो क्या क्या 2 महत्वपूर्ण बिंदु है अभी देखते हैं। पहले देखो यहां से x का मान कितना आया, पहले इसको देखते हैं। x बराबर r बटे 2 cos थीटा, और इसको मैंने क्या लिख दिया, r बटे 2 sec थीटा, हाँ है ना, ठीक है, बात समझ में आएगी। x बराबर r बटे 2 sec थीटा। नेक्स्ट देखो फोकस दूरी, x आ गया, r है ही, f कितना होगा, ये होती है बेटा फोकस दूरी, ये होती है फोकस दूरी।
बात समझ में आई? यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ये फोकस दूरी होती है। ठीक है, यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों का स्क्वायर वर्ग करके जोड़ दूं तो क्या आएगा, h बटे r का स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं, ये भी काम का है, h बटे r का स्क्वायर प्लस r बटे 2x का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये अब देखो फोकस दूरी का मान हम जो r बटे 2 लेते हैं ना, वो कहां से आता है, ध्यान से देखना, पहले ये लिख लो एक बार आराम से, और बड़े ही ध्यान से इस चीज को देखना कि फोकस दूरी बराबर r बटे 2 कहां से आता है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। देखो मैं बताता हूं इसको बड़े ही ध्यान से, आपको कहां से आता है देखो। ठीक है, कहां से आता है ध्यान से देखो, ये चित्र दिमाग में है ही, मैं इसको हटा रहा हूं, केवल 2 सूत्र अपने साथ यहां पे रख रहा हूं, ये केवल ये 2, बाकी सब मैंने हटा दिया। देखना, यहां से आओ, इसको तो आप याद रखना फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर क्वेश्चन इस चीज को तो आप याद रखना कि फोकस दूरी का मान कितना होता है, वो पूछता है। कई बार आप मॉड्यूल्स वगैरह में देखोगे तो आपको मिलेगा F बराबर R माइनस R बाई 2 सेक थीटा होता है। ठीक है, F बराबर R माइनस R बाई 2 सेक थीटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां से देखो, अगर मैं बोलूं, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बोलूं H का मान बहुत कम है, H बहुत कम है, H का मान बहुत कम है R की तुलना में, बहुत बहुत कम है, वेरी वेरी लेस, तो H बटे R बहुत बहुत कम है। बहुत बहुत कम का मतलब समझ रहे हो, ये 1 है तो ये 1000 है, 1000 बटा 1 कोई महत्व रखता है क्या, नहीं। अरे यार मुकेश अंबानी को तुम 10 रुपए दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या, बात वही है, बहुत कम है, H बटे R बहुत कम है, तो हटा दिया क्या मैंने इसको, खत्म मामला, हटा दिया इसको, है ना, ये गया, तो केवल ये बच गया R बटे 2x बराबर 1, x बराबर R बटे 2। जब x का मान R बटे 2 है तो f बराबर भी R बटे 2 आएगा। यहां से आती है फोकस दूरी, यहां से आती है फोकस दूरी। तो h का मान बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मान बहुत कम है, इसका मतलब ये जो मान है बहुत कम है, इसका मतलब वे किरणें जो मुख्य अक्ष से बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, वे किरणें जो मुख्य अक्ष से बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, उनको हम कहते हैं उपाक्षीय किरणें। वे किरणें जो मुख्य अक्ष से बहुत ही अल्प ऊंचाई पर आपतित हो, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उपाक्षीय किरणें। इन्हें हम क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरणें। और उपाक्षीय किरणों के लिए फोकस दूरी का मान R बटे 2 हो जाता है। उपाक्षीय किरणों के लिए फोकस दूरी का मान R बटे 2 होता है। ये याद रखना है बेटा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में उपाक्षीय उपांतीय ये नाम लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो। पहला तो हो गया उपाक्षीय,
एक नाम और लिखा हुआ है उपांतीय किरणें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इसको हम इंग्लिश में पैरेक्सियल बोल देते हैं, पैरेक्सियल, ठीक है, पैरेक्सियल रेस। एनसीईआरटी में दो नाम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। आप क्या करते हो, फटाफट से पढ़ते हो एनसीईआरटी को, तो फटाफट से पढ़ते हैं तो आप अपने मन से कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो उपाक्षीय किरणें होती है ना, वो ये होती है। मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही चलूंगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं नीट के वो बिल्कुल और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, हलवा पेपर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे मतलब पता होना चाहिए एक एक शब्द का। तो ये है उपाक्षीय किरण, ठीक है। जनरली सामान्यतः हम पूरे चैप्टर में उपाक्षीय किरणें ही पढ़ते हैं, सामान्यतः क्या 100%। ये केवल एक ही जगह लिखा हुआ है उपाक्षीय और उपांतीय, इसके अलावा पूरे चैप्टर में कहीं नहीं लिखा हुआ। अपवर्तन में तो लिखा हुआ है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अपवर्तन में कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई उपाक्षीय उपांतीय के बारे में, केवल एक ये है F बराबर R/2, यहां पे लिखा हुआ है। परावर्तन में उपाक्षीय और उपांतीय और कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखें, उपाक्षीय किरणें कौन सी होती है, वे किरणें जो मुख्य अक्ष से बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपाक्षीय किरणें कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उपाक्षीय किरणें कहते हैं। वे किरणें जो मुख्य अक्ष से बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, उपाक्षीय किरणें कहलाती है। नेक्स्ट आप बात करें आगे, अगर H का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी ना, जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो ये वाली संख्या बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों का योग तो एक ही है। ये बढ़ेगी, इसका मतलब ये संख्या कम होगी, ये संख्या कम होगी, इसका मतलब x बढ़ेगा, x बढ़ेगा, x बढ़ेगा, इसका मतलब f घटेगा। तो उपांतीय किरणों की फोकस दूरी, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उपांतीय किरणें, दो किरणें होती है, दूसरा h का मान r के तुलनीय हो, h का मान r के तुलनीय हो। देखो वापस से बता रहा हूं मैं, h का मान बढ़ेगा तो ये वाली संख्या बढ़ेगी, ये वाली संख्या कम होगी, घटेगी। ये कब घटेगी, जब x का मान बढ़ेगा, और x का मान बढ़ेगा तो f का मान कम होगा। मतलब f का मान R/2 से कम हो जाएगा, f का मान R/2 से कम हो जाएगा। इन किरणों को हम बोलते हैं बेटा उपांतीय किरणें। उपांतीय किरणें मीन्स मार्जिनल रेस। उपांतीय किरणें मतलब सीधा सा मार्जिनल रेस। वे किरणें जो अधिक ऊंचाई पर आपतित होती है। कितनी ऊंचाई पर, जैसे मान लो वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो किरणें आपतित हो रही है एक तो 8 सेंटीमीटर पर, और एक किरणें आपतित हो रही है 0.1 सेंटीमीटर पर। तो जो 0.1 सेंटीमीटर पर आपतित हो रही है ना, उनको उपाक्षीय बोलते हैं, और जो बहुत ज्यादा 8 सेंटीमीटर पर आपतित हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं, उपांतीय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई अपने पास। f का मान R/2 से क्या होगा, कम होगा। f का मान R/2 से क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किरणें होती है उपांतीय किरणें। ठीक है, अब यहां से और यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं, कौन सी ज्यादा होती है फोकस दूरी, पैरेक्सियल। FP इज ऑलवेज ग्रेटर देन F मार्जिनल। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। बात समझ में आई, हाँ है ना।
तो ये होती है उपाक्षीय और ये होती है उपांतीय। वापस से सुन लो फोकस की डेफिनेशन, क्या बोल रहा हूं मैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती है अथवा अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। दो प्रकार की किरणें होती हैं, एक होती है उपाक्षीय, दूसरी होती है उपांतीय। उपाक्षीय किरणें वे होती हैं जो बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, ये ऊंचाई बहुत कम होती है। उपांतीय किरणें वे होती है जी ये वाली ऊंचाई ज्यादा होती है। किरणों का ऐसे प्रकार नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऊंचाई पर किस बिंदु पर आपतित होती है। नेक्स्ट, उपांतीय किरणों के लिए फोकस दूरी कम होती है। उपांतीय किरणों के लिए फोकस दूरी कम होती है, उपाक्षीय किरणों के लिए फोकस दूरी r/2 होती है। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल है ये सब कुछ, ठीक है। अब और थोड़ी सी बातें करते हैं इस पर बेस्ड। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सुशील, ठीक है ना, बहुत सिंपल। देखो ये किरणें हैं। अब बेटा मैंने बात की किनकी, उपाक्षीय किरणों की। किनकी बात की, हम पूरे चैप्टर में ही उपाक्षीय किरणों की बात करेंगे। हम पूरे चैप्टर में किसकी बात करेंगे बेटा, उपाक्षीय किरणों की, ठीक है। उपाक्षीय किरणें वे होती है जो बहुत कम ऊंचाई पर आपतित होती है, हाँ है ना, ये होती है। अब देखो कितना सुंदर डायग्राम बन रहा है ना, ये कितना कम है ना थीटा, हाँ है ना। तो जब मैं उपाक्षीय किरणों को डायग्राम बनाता हूं ना, तो डायग्राम स्पष्ट नहीं बन पाता। तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि किरणें उपाक्षीय हैं, लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं चित्र को, ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब आप ये मत देखना कि ये डायग्राम में सर, आप बोलो सर डायग्राम में तो ऊंचाई पर बना रखा है तो मैं उपाक्षीय क्यों मानूंगा। बेटा इसलिए क्योंकि जब अगर ऐसे डायग्राम बनाए जाएंगे ना तो वो स्पष्ट नहीं होंगे। चित्रों की स्पष्टता बढ़ाने के लिए इस तरह से थोड़ा सा बनाया जाता है। हां, आपको लगेगा कि ये उपाक्षीय नहीं है, लेकिन हमेशा इन्हीं की बात करी जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। नेक्स्ट, और देखो ये जो आप पढ़ते हैं ना बेटा, कौन सा, ये दर्पण सूत्र, आवर्धन दर्पण सूत्र, सभी में, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो दर्पण हो, कुछ दर्पण में दर्पण सूत्र आएगा, लेंस में लेंस सूत्र आता है, लेंस मेकर सूत्र आता है। ये जो भी आप पढ़ते हैं ना बेटा, एक चीज बताऊं, रहस्य की बात बताऊं, ये सभी उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होते हैं। दर्पण सूत्र जब मैं प्रूव करूंगा ना इस चीज को तब बताऊंगा। तो दर्पण सूत्र पूर्णतः उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होता है। दर्पण सूत्र पूर्णतः उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र पूर्णतः उपाक्षीय किरणों के लिए ही लागू होता है, बताऊंगा मैं बात अभी आपको। अब देखो और थोड़ी बात करते हैं, ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब का बनना कैसे बनाया जाता है। अब देखो गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के लिए ज्यामितीय विधि, किरणें, भाई ज्यामितीय विधि में हमें किरणें तो लेनी ही पड़ेगी। तो कौन कौन सी किरणें ले सकते हैं गोलीय दर्पण में, हम कौन कौन सी किरणें ले सकते हैं, कौन कौन सी किरणें होती है जो हम ले सकते हैं ज्यामितीय विधि में, ठीक है। ज्यामितीय विधि मतलब अभी मैंने बताया नहीं है बेटा, ज्यामितीय विधि क्या होती है बताऊंगा आगे।
तो गोलीय दर्पण में हम कौन कौन सी किरणें ले सकते हैं? एनसीईआरटी में 4 तरह की किरणों का जिक्र किया हुआ है, वो देखो। एनसीईआरटी में 4 तरह की किरणों का जिक्र किया हुआ है, वो देखो। पहली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से गुजरती है। ये हमने डिटेल में अभी देख लिया थोड़ी देर पहले। मतलब कैसे? जैसे मान लो ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये है C, ये है F। अब मैं इसको R/2 लिखूंगा हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा उपाक्ष की बात कर रहा हूं। तो मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये अभिलंब हो गया थीटा, ये परावर्तित किरण हो गई। कहां से गुजरती है बेटा? फोकस से। चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो। ये रहा सेंटर, देखो ध्यान से। अभिलंब खींचे, ये आ गया। आपतन कोण ये आ गया। तो परावर्तित होकर ये किरण कैसे चली जाएगी? ऐसे, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? क्या पहला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण हमेशा कहां से गुजरेगी बेटा? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण हमेशा फोकस से गुजरती है। दूसरा, इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट, फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अवतल दर्पण है। ठीक है? मैंने क्या किया? एक किरण को फोकस से गुजरा दिया। ये फोकस है। एक किरण ऐसे आई, देखो कहां से गुजर रही है? फोकस से। तो परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद कैसे चली जाएगी? ऐसे। एक चीज और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, जब ये किरण बनाते हैं ना, तो किरण के गति की दिशा नहीं दर्शाते। देखो तो सही किस तरफ वो गति कर रही है, किस तरफ चल रही है किरणें। किरण के चलने की दिशा हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट क्या था? फोकस से गुजरने वाली किरण, फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। इसी तरह यहां पे देखो, जैसे मान लो ये फोकस है। मैंने क्या कहा? फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण। ये देखो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है ना? है ना? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। किधर चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। क्या बात समझ में आई? 4 डायग्राम। तो ये 2 पॉइंट थे। तीसरा और चौथा पॉइंट और देखते हैं। ठीक है? पहला पॉइंट हमने क्या देखा? मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो कहां से गुजरती है? फोकस से। और दूसरा उसका उल्टा,
फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण, फोकस से गुजरती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए जरा, ये 4 पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि हमें इन 4 किरणों में से चुनना है। अब वो कैसे चुनेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको, क्यों मैं ये बना रहा हूं अभी देखते जाओ आप। 1-2 क्लास और देखना, खुद से करोगे क्वेश्चन फट से, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए। देखो तीसरा, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अपने पथ पर वापस लौट जाती है। कैसे? देखो आप खुद बताओगे अभी। ये वक्रता केंद्र है और एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई, ठीक है, एक प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई। बताओ आपतन कोण क्या है? आपतन कोण बता दो, आपतन कोण। अच्छा चलो अभिलंब बताओ, इस बिंदु पर क्या होगा? अभिलंब खींचेंगे तो सी से गुजरेगा, यही होगा क्या अभिलंब भी? तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही दिशा में आ गए। इसका मतलब आपतन कोण कितना आया इस केस में, इस स्थिति में? आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री ही होगा ना, क्यों बच्चों? परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। इसका मतलब ये अपने पथ पर ऐसे ही लौट जाएगी। आपको आता था? इस पॉइंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है ना, इस पॉइंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये तो सब सिंपल है, ये मैं सिखा चुका हूं आपको, ठीक है। इसी प्रकार ये देखो, सी से गुजरती हुई कोई किरण, यहां पे भी आपतन कोण कितना है बेटा? 0 डिग्री, वापस अपने पथ पर लौट जाएगी, वापस अपने पथ पर लौट जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमें ध्यान रखना है। 4th पॉइंट देखो जरा, चौथा पॉइंट, ये एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 किरणें दे रखी हैं। ये है चौथा पॉइंट, लास्ट 4th पॉइंट। ध्रुव पर आपतित किरण जिस कोण पर आती है, परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए चली जाती है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो बेटा, उतना ही कोण बनाते हुए चली जाती है, इसका मतलब आप लोग समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये है अपने पास, ये मैंने क्या बताया, जिस कोण पर आपतित किरण आई। अब बताओ अभिलंब क्या है? ये है क्या?
तो इसका मतलब आपतन कोण क्या है, ये है क्या, थीटा। तो ये थीटा जो है, ये जिस कोण पर लिखा है मैंने, ये जो है कोण, ये कोण क्या है, ये कोण है आपतन कोण। तो उतना ही कोण, ऑफकोर्स सी बात है, परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो ये हो गया बेटा आपतन कोण। तो किरण ऐसे चली गई, ये हो गया परावर्तन कोण। इसी प्रकार इस वाले दर्पण में बनेगा, उत्तल दर्पण में। ये देखो उत्तल दर्पण में ऐसे ही बनेगा। ये किरण आई थीटा कोण पर, उतने ही कोण पर ये चली जाएगी, उतने ही कोण पर ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपतन कोण, ये क्या हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, तो बात समझ में आई कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। और इन 4 पॉइंट्स को क्यों लिया है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये पॉइंट क्यों लिए हैं, अभी तक हम इन पॉइंट्स को इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं, अभी तक हम दर्पण सूत्र में क्यों नहीं आए। ठीक है, क्योंकि परावर्तन में अपने को लगभग थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है बेटा, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। हमें केवल रटने से काम नहीं चलेगा, हमें एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। और गारंटेड बात है, अगर ये नोट्स आपने देख लिए, पढ़ लिए अच्छे से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा वो आप सॉल्व ना कर पाओ, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अभी मत करना, क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ भी नहीं है ढंग से ये चैप्टर। अभी तो पहले गणितीय विधि आएगी, विश्लेषणात्मक तरीका आएगा, दर्पण सूत्र पढ़ोगे, अभी बहुत सारे हम पॉइंट्स में कवर कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। एक बार थोड़ी सी थ्योरी और बाकी है इसकी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में।